students, so in this video we are going to start with your first chapter of your subject commercial studies, and your chapter is stakeholder in commercial organization. Like हम समझेंगे कि stakeholder क्या होते हैं commercial organization में. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि स्टेक होल्डर कौन होते हैं और ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से इनका क्या कनेक्शन है. देखो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या, वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके कमर्शियल पर्पस के लिए बनी है, लाइक बिजनेस के लिए बनी है. ठीक है, कहते नहीं कि कमर्शियल जगह है या ये कमर्शियल प्लेस है. ठीक है, मतलब कि बिजनेस बेसिकली हम यहाँ कंसर्न कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है. ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स क्या है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में वो अंडरस्टैंड करना है. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड से, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टेक होल्डर की मीनिंग को. ठीक है, तो स्टेक होल्डर बेसिकली दो वर्ड से बना है, दैट इज स्टेक एंड होल्डर. आपने बहुत बार बोला होगा कि ये इसमें मेरा स्टेक है. ठीक है, स्टेक मतलब क्या होता है, स्टेक मतलब होता है आपका इंटरेस्ट. ठीक है, आपका इंटरेस्ट या कह सकते हैं बेनिफिट. लाइक किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है या बेनिफिट है तो हम कहेंगे वो उसमें हमारा क्या है, स्टेक है. दूसरा है होल्डर. होल्डर क्या मतलब, जो होल्ड करे, मतलब वो पर्सन जो इंटरेस्ट और बेनिफिट होल्ड करे वो क्या होगा, स्टेक होल्डर. बट द क्वेश्चन कम कि होल्ड किस पे करना है, तो होल्ड उसको करना है, हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब पर्सन्स, अब पर्सन में आपका इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे आप देख सकते हो, मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, आपका ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जिनका क्या है, इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट मीन्स स्टेक है. किस पे स्टेक है, उनका स्टेक है एक्टिविटीज एंड डिसीजंस ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस. क्योंकि हम बात करें कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की या कहें बिजनेस की, तो वो सारे लोग जिनको बिजनेस की एक्टिविटीज में, ठीक है, और उनके डिसीजंस में क्या है, इंटरेस्ट है, उन्हें कहते हैं स्टेक होल्डर. अब आप समझने की कोशिश करो कि उनको इंटरेस्ट क्यों होगा. क्वेश्चन आ रहा है ना कि क्यों इंटरेस्ट है. सपोज करो मुझे किसी बिजनेस में इंटरेस्ट है, लाइक तो मुझे क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा वहां पे कुछ लगा होगा, मेरा वहां पे कुछ बेनिफिट छुपा होगा या मेरा कुछ इंटरेस्ट होगा. लाइक मैंने किसी कंपनी के, सपोज करो मैंने रिलायंस के, ठीक है, क्या कर लिए हैं, शेयर परचेज कर लिए हैं. तो अब वहां पे कुछ भी हो रहा होगा, वो डूब रही है, वो प्रॉफिट कमा रही, मेरा इंटरेस्ट छुपा है क्योंकि भाई मेरा पैसा लगा है, तो मुझे जानना है कि तुम कमा रहे हो या गवा रहे हो. ठीक है, मेरा स्टेक पे लगा हुआ है वो पैसा वहां पे, तो मैं क्या हो गई, यहाँ पे स्टेक होल्डर हो गई. तो इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बेनिफिट या इंटरेस्ट छुपा होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम कहते हैं स्टेक होल्डर. आई होप मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी कि वो इंडिविजुअल, वो ग्रुप्स या वो इंस्टीट्यूशन जिनका इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है, बिजनेस के डिसीजंस और उसकी एक्टिविटीज में. ठीक है, और हम एक चीज और यहाँ हाईलाइट करेंगे कि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट कैसा है, फाइनेंशियल. ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है कि उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट छुपा है, मतलब कि मनी से रिलेटेड उनका बेनिफिट या इंटरेस्ट है बिजनेस की एक्टिविटीज और डिसीजंस में. क्योंकि हमने पैसा लगाया है, अगर लाइक मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय हूँ तो मैं भी वहाँ की स्टेक होल्डर हूँ. क्यों, क्योंकि मुझे वहाँ से पैसा मिल रहा है, मुझे वहाँ से वेजेस या सैलरी मिल रही है एज अ बेनिफिट. तो मैं जानना चाहूंगी कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है. क्योंकि आप लोग ने देखा होगा ना कि कहीं मान लो किसी जगह काम कर रहे हो और आपको पता चल गया कि वो लॉस में है, तो आप सोचोगे कि यार मुझे यहाँ से निकलना है. क्यों, क्योंकि मुझे पता चल रहा है ना कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो बेनिफिट है मुझे नहीं मिलने वाला. क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम और डिटेल में जानेंगे कि स्टेक होल्डर, चलिए हमने समझ लिया, ठीक है, हमने समझ लिया कि स्टेक होल्डर वो पर्सन, इंडिविजुअल, बेसिकली ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशन जिनका इंटरेस्ट या बेनिफिट है बिजनेस की डिसीजंस या एक्टिविटीज में. अब आता है कि ये होंगे कौन, ये है कौन, किसका इंटरेस्ट है, किसका बेनिफिट छुपा है बिजनेस के डिसीजंस या एक्टिविटीज में. सो अ पर्सन इज सेड टू बी स्टेक होल्डर व्हेन अ पर्सन हैज फाइनेंशियल, मैंने बताया था ना कैसा इंटरेस्ट है उसका, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में. मतलब कि जो भी डिसीजंस और एक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो इन्फ्लुएंस करेंगे स्टेक होल्डर को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स आपको कि जो भी डिसीजंस और एक्शंस होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब
ऑर्गेनाइजेशन क्या फैसले कर रही है या क्या एक्शन कर रही है, वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारे स्टेक होल्डर को, मतलब वो अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा हमारे स्टेक होल्डर्स पे, मतलब उन लोगों पे जिनको हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज या डिसीजंस में इंटरेस्ट है या उनका बेनिफिट छुपा है। डायरेक्टली भी डाल सकता है और इनडायरेक्टली भी डाल सकता है। मान लो, एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो किसी बिजनेस ने क्या कर दी, सैलरी बढ़ा दी एम्प्लॉयज की, ठीक है। एम्प्लॉयज क्या है, स्टेक होल्डर है भाई, इनका तो इंटरेस्ट है ना, पैसा दे रहे हो आप, बेनिफिट मिल रहा है उनको, फाइनेंशियल इसीलिए जुड़े हुए हैं। आपने इनकी क्या कर दी, सैलरी बढ़ा दी, ठीक है, सैलरी आपने क्या कर दी, इनकी इंक्रीज कर दी। तो जब आपने इनकी सैलरी इंक्रीज कर दी है स्टूडेंट्स, तो इनको क्या हो गया, इनको हो गया कि मुझे डायरेक्टली बेनिफिट मिल गया, मतलब आपकी इस डिसीजन ने इन पे कैसा असर डाला, डायरेक्ट असर डाल दिया। इनडायरेक्टली भी अफेक्ट कर सकती है। इनडायरेक्टली कैसे करेगी, कि मान लो आपने इको फ्रेंडली पैकेजिंग इंट्रोड्यूस कर दी, आजकल तो ट्रेंड भी है कि इको फ्रेंडली करना है, मतलब इको फ्रेंडली कर दी, तो क्या इंप्लॉयज को डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा इससे, क्या उनकी सैलरी बढ़ गई, नहीं ना, कुछ नहीं हुआ। फ्रीक्वेंटली होगा, ग्रेजुअली, फ्रीक्वेंटली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लो प्रोसेस होगा। लाइक आपने क्या किया, इको फ्रेंडली किया, तो मार्केट में रेपुटेशन बनेगी, धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे कि हाँ ये ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल अलग कर रहा है ना, हटके जा रहा है, और ये इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को, लोकल कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, एंड देन धीरे धीरे बिजनेस की गुडविल क्या होगी, बहुत ऊपर जाएगी, और फिर वो फ्लरिश करेगा, प्रॉफिट बनाएगा, एंड देन कहीं ना कहीं जाके वो अपनी सैलरी जो एम्प्लॉयज है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो मतलब डायरेक्ट भी असर दिखेगा कि एक फैसला लिया तुरंत असर, इनडायरेक्ट भी दिखेगा कि हाँ बाद में जाके आपको कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं डाल रहा है लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट आगे मिल जाएगा। सो दीज स्टेक होल्डर में ग्रेटली वेरी फ्रॉम फ्यू इंडिविजुअल टू लार्ज इंस्टीट्यूशन। अब जो ये आपके शेयर होल्डर हैं, ठीक है, मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट भी हो सकती है आपकी स्टेक होल्डर। गवर्नमेंट को क्या है, स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट को बिजनेस की एक्टिविटीज या डिसीजन से क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, उसको मतलब है कि आपके लिए उसने जो कानून बनाया, लाइक जीएसटी से रिलेटेड लॉ बनाया, आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो, पेनल्टी लगा देगा। दूसरा, वो उसको आपसे टैक्स चाहिए ना, वो दे रहे हो नहीं दे रहे हो, फाइल कर रहे हो जीएसटी नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट छुपा है कि नहीं छुपा है, तो उससे उसको भी फर्क पड़ेगा, तो वो भी आपका क्या है, स्टेक होल्डर है। तो फ्यू इंडिविजुअल जैसे मैंने बात कर लिया, जैसे कि एक सिंगल सप्लायर रॉ मटेरियल दे रहा है, सप्लायर भी आपका स्टेक होल्डर है, वाई, इसका भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट छुपा है। कुछ भी सोचा करो ना कि बिजनेस से जुड़ा हुआ है, देखो उसका क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट छुपा है, अगर हाँ तो वो उसका स्टेक होल्डर है। लाइक मैंने सोचा कि सप्लायर इंटरेस्ट है, हाँ सप्लायर से मैंने गुड्स खरीदे, मैं उसको पेमेंट कर रही हूँ ना, बिजनेस उसको टाइमली पेमेंट कर रहा है ना, उसका तो बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट छुपा ही छुपा है, राइट, तो वो हमारा स्टेक होल्डर है। मैंने सोचा गवर्नमेंट के बारे में, हाँ गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं, उसका भी जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉइज सैलरी दे रहे हैं, उसका भी जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टर रिटर्न दे रहे हैं, उसका भी जुड़ा हुआ है, तो ये सब हमारे क्या है, स्टेक होल्डर हैं। तो कुछ इंडिविजुअल्स या लार्ज इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट वगैरह भी हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट आता है इन स्टेक होल्डर का क्या इम्पैक्ट होता है। अब देखो जैसे हमारी लाइफ में कुछ लोगों का इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, वैसे ही इन स्टेक होल्डर्स का भी हमारे लाइफ में इम्पैक्ट, लाइक बिजनेस के लाइफ में इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, क्या अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, जो लोग हमारे बिजनेस से जुड़े हैं, लाइक हमारे बिजनेस से सप्लायर जुड़ा है, गवर्नमेंट जुड़ी है, एम्प्लॉयज जुड़े हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमें रिसोर्सेज दे रहे हैं, हमारे बिजनेस को रन करने में, मैनेज करने में हमारी मदद कर रहे हैं। कैसे रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल अगर सप्लाई नहीं देगा तो हम कुछ बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे, तो क्या बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। इसके साथ ही साथ फाइनेंस, इन्वेस्टर अगर पैसा नहीं लगाएगा, क्रेडिटर्स अगर लोन नहीं देगा, तो हम क्या बिजनेस रन कर पाएंगे बड़े लेवल पे जाके, नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है भाई कि ये हमें रिसोर्सेज देते हैं जो हमें बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगा। दूसरा है सपोर्ट करता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग में भी हेल्प करता है।
प्रोडक्ट बन गया तो क्या गोडाउन में रखे रखे उसको बर्बाद करना है? नहीं ना। बनाया क्यों है? बनाया है बेचने के लिए। बेचना क्यों है? कमाने के लिए। तो उसके लिए चाहिए कौन होंगे? हमें वो लोग चाहिए होंगे जो उस प्रोडक्ट को बेचे या डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, ठीक है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़ना पड़ेगा अपने आप से। इसके साथ ही साथ हमें मान लो अब तो हमें अगर सेल्स करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मार्केटिंग भी करनी होगी। उसके लिए भी लोगों को, मैनेजर वगैरह को हायर करना होगा। वो भी हमसे क्यों जुड़े? उनको पैसे दे रहे हैं हम, और हमारे बिजनेस को रन करने में वो हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डालेंगे, साथ ही साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेंगे। कैसे? मान लो आपका सप्लायर, पॉजिटिव इम्पैक्ट, रॉ मटेरियल दे रहा है, काम चल रहा है, बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं, उसको आ गई गुस्सा, टाइम पे पेमेंट नहीं किया आपने। बहुत सारे लोग होते हैं टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। क्या करेगा? डिले कर देगा, ब्लॉक कर देगा, सप्लाई देना ही बंद कर देगा। सप्लाई देना बंद किया, आपका जो ऑपरेशन चल रहा था वो क्या हो गया? बंद। दूसरा, सपोर्ट नहीं करेगा आपको कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान। वे विड्रॉल सपोर्ट ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका किसी के भी साथ, मीडिया के साथ या किसी साथ को, आपके साथ जब लोग आके खड़े होते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, तो वो भी वो नहीं देंगे। लाइक आपको बिजनेस रन करना है, आपको सपोर्ट चाहिए था, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए था, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो तो वो आपके बारे में भी नहीं सोचेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो ये भी होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे डालेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे स्टेक होल्डर है, उनका मुझ पे फाइनेंशियल बेनिफिट है तो जाके मुझे हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव देने वाले। नहीं स्टूडेंट्स, वो आप पे पॉजिटिव भी डालेंगी जब तक आपके साथ चल रहे हैं, और जहां आपके अगेंस्ट हो गए तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालना ही डालना है। लाइक वर्कर स्ट्राइक पे चला गया तो बिजनेस स्टॉप। बहुत बार देखा होगा कि स्ट्राइक होती है, मान लो आपने अपने एम्प्लॉयज की डिमांड को नहीं पूरा किया, वो कह रहे थे सैलरी बढ़ा देना, या आपको कह रहे थे कि वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर दो। आपने सोचा कि नहीं, इन पे क्या ही खर्च करना है, छोड़ो, जैसे चल रहा है चलने दो। फिर क्या करेंगे? वो स्ट्राइक कर देंगे। क्या होगा? बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। बैंक ने मान लो लोन नहीं दिया तो बिजनेस सफर करेगा, पैसे ही नहीं है तो हम कैसे बिजनेस चला पाएंगे? तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जरूरी ही नहीं है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट या बेनिफिट मेरे बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो लोग हमेशा मुझे फायदा ही देंगे। क्योंकि अभी हम पिक्चर यही देख रहे थे कि अगर सप्लायर है तो फायदा, अगर कस्टमर है तो गवर्नमेंट है तो फायदा, बट ऐसा नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट दोनों। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस, इतना मैंने बेसिक्स आपका इतना अच्छे से क्लियर कर दिया है कि इंपॉर्टेंस आप खुद भी लिख पाओगे कि बिजनेस की सक्सेस और फेलियर इन पे डिपेंड करेगी। ये सपोर्ट करेंगे तो अच्छा चलेगा, और अगर अपोज करेंगे तो हमें नुकसान होगा। कोई भी इंटरप्राइज स्टेक होल्डर की केयर किए बिना नहीं चल सकता। अगर आप स्टेक होल्डर का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप इंप्लॉइज को वेजेस सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हो, आप सप्लायर को पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं दे रहे हो, आप क्रेडिटर्स का रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो अगर नहीं करोगे तो वो भी सारी चीजें आपके लिए करना बंद कर देंगी जिस चीज से वो आपसे जुड़ी हुई हैं। तो क्या होगा? बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। बिजनेस इज नो लॉन्गर जस्ट फॉर ओनर, इट्स अ जॉइंट एफर्ट्स। पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था उसमें क्या होता था, उसमें ये मानते थे कि जो बिजनेस है, ठीक है, जो बिजनेस है वो किसके लिए है? ओनर के लिए। क्योंकि भाई ओनर ने क्या लगाया है? बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस का काम है ओनर को प्रॉफिट देना। बट अब ऐसा नहीं है। अब हम ये मान के चलते कि बिजनेस चल किसकी वजह से रहा है? सप्लायर की वजह से। सप्लायर अगर सप्लाई नहीं देगा तो हम क्या बनाएंगे, क्या बेचेंगे? दूसरा, इन्वेस्टर की वजह से वो पैसा नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? तीसरा, आपका गवर्नमेंट अगर वो आपको सब्सिडी वगैरह नहीं देगी, आपके लॉ मान लो उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो वो भी आप पे पेनल्टी लगा देगी, तो क्या ही करोगे? मीडिया भी है आजकल, ऐसा नहीं है कि आप मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया में कितना लोग प्रमोट करते हैं, इंस्टा एंड ऑल। क्यों? क्योंकि वो सब उसको हेल्प कर रहे हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने में। तो मीडिया की वजह से भी आप रन कर रहे हो, लोकल कम्युनिटी की वजह से आप बिजनेस में आगे बढ़ पा रहे हो। तो इन सबका अगर ख्याल नहीं रखा तो ये जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस में, आपको आगे जाने में, वो सब कहीं ना कहीं बैक ऑफ कर जाएंगे। और अगर उन्होंने बैक किया तो आप खुद भी बैक हो जाओगे, मीन्स कोलैप्स हो जाओगे। तो हमने देखा कि ये सबकी मेहनत का फल है, ठीक है, एक की वजह से नहीं चल रहा है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस क्या है आपके स्टेक होल्डर का। तो अगर हम समझें कि बिजनेस का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसमें यही डिस्कस किया है कि बिजनेस अब सिर्फ ओनर्स के लिए नहीं है,
अब अपने बारे में नहीं सोचने का टाइम है। आप सब, वो एक लाइन है ना, सबका साथ सबका विकास। तो जितने लोग साथ दे रहे हैं ना, उन सबका आपको विकास करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके बारे में यहाँ पे कोई नहीं सोचने वाला। ठीक है, तो बिजनेस सिर्फ ओनर के लिए नहीं चल रहा है। मेन पहले होता था कि बिजनेस सिर्फ ओनर चला रहा है तो ओनर को क्या मेन है, प्रॉफिट देना है। लेकिन अब क्या है, बिजनेस सबके एफर्ट से चल रहा है। कोई भी एक ने कम किया ना तो चला जाएगा। सप्लायर ने रॉ मटेरियल नहीं दिया तो एम्प्लॉयज क्या ही कर लेंगे, मीडिया क्या ही कर लेगी, आपका गवर्नमेंट क्या कर लेगी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबकी वजह से चल रहा है बिजनेस, वर्कर्स की वजह से भी चल रहा है, ओनर्स की वजह से चल रहा है, मैनेजमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, और कम्युनिटी की वजह से। कम्युनिटी कैसे, उससे आप रिसोर्स ले रहे हो। लाइक मैंने जहां बिजनेस सेटअप किया, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे वाटर सप्लाई चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे लोग चाहिए, वो सब कौन ला के दे रहा है, मुझे मेरी आसपास की सोसाइटी से तो मिल रहा है, तो मुझे उसके बारे में भी सोचना है। तो ये सब का क्या है, जॉइंट एफर्ट्स होता है। एम क्या है, हमें इन सब के लिए प्रॉफिट, मतलब बिजनेस को, ओनर को तो प्रॉफिट देना ही देना है, लेकिन हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रखना है, हमें सोशली भी लोगों के लिए करना है। ठीक है, और सारे स्टेक होल्डर्स की ग्रोथ के बारे में सोचना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक हमें इन्वायरमेंट की केयर करनी है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुन बनाए जा रहे हैं, प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं और हमारे आसपास पॉल्यूशन खूब क्रिएट हो रहा है और हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा। नहीं, हम एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे, बस हम अपना बना रहे हैं। नहीं, आप फ्री एजुकेशन कैंप्स लगाना, ये सब आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस, तो वो भी करो। और स्टेक होल्डर्स मीन जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं बिजनेस में, ठीक है, उनके बारे में भी आपको क्या करना है, सोचना है कि वो लोग भी आगे बढ़े, उनको जो भी चाहिए, मतलब जिस पर्पस से मेरे बिजनेस से जुड़े हैं, मैं वो उसका पर्पस सेटिस्फाई कर पाऊं। लाइक टाटा ग्रुप का एग्जांपल लिया कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं चलता है, ये जॉब्स भी देता है, टैक्सेस भी देता है, सरकार का भी ख्याल रख रहा है, एम्प्लॉयज का भी ख्याल रख रहा है, और सोसाइटी को भी सपोर्ट कर रहा है अपने कैंप्स एंड ऑल के थ्रू। तो ये हो गया हमारा कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारी। नेक्स्ट आता है कि हमें समझना है कि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपने कभी सुना तो होगा ही शेयर होल्डर के बारे में। अब 10th में आए हो, 9 से, तो शेयर होल्डर के बारे में जानते होगे। वो इंडिविजुअल जो किसी कंपनी में क्या होल्ड करता है, शेयर होल्ड करता है। शेयर इन द सेंस कि मान लो किसी कंपनी को क्या करना है, कैपिटल रेस करनी है, तो वो क्या करती है, शेयर इश्यू करती है। ठीक है, और शेयर को लोग परचेस करते हैं और उसके पास क्या होता है, कैपिटल जो है वो आती है। तो वो सारे लोग जिन्होंने बिजनेस में के शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, उसकी कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया है, उन्हें हम कहते हैं हमारे शेयर होल्डर। तो ये टर्मिनोलॉजी की थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर सिमिलर साउंड कर रहे हैं, बट इनमें बहुत डिफरेंस है। आप शेयर होल्डर मतलब जो हमारे एक तरीके से ओनर ही कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी पैसा लगाया है, कंट्रीब्यूशन किया है हमारी शेयर कैपिटल में, तो इनको भी हम ओनर ही कहते हैं। तो शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस है समझते हैं। पहला, स्टेक होल्डर, इनको तो समझ चुके हैं, वो इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप्स या वो इंस्टीट्यूशन जिसका बिजनेस की एक्टिविटीज में, डिसीजंस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। शेयर होल्डर कौन से हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर को ओन किया है, लाइक दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी थ्रू दैट। तो इनका फाइनेंशियल स्टेक की बात करें तो स्टेक होल्डर्स जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गया, गवर्नमेंट हो गई, इन सबका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, इन सबका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, पता है हमें। और शेयर होल्डर का क्या है, शेयर होल्डर बेसिकली क्या है, जो कंपनी के शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, ओन करते हैं, मतलब शेयर खरीदे, शेयर कैपिटल में उनका हिस्सा है, और रिस्क ऑफ लॉस बियर करते हैं। क्योंकि पैसा जहां पे भी लगा रहे हो, जरूरी नहीं है वो बिजनेस आपका हमेशा चले। मतलब मैं जहां पे भी शेयर खरीद रही हूँ, मेरे दिमाग में रिस्क तो रहेगा कि हो सकता है वो पैसा मेरा जितना मैंने लगाया उससे कम हो जाए या नेगेटिव हो जाए या चला ही जाए। ठीक है, तो लॉस भी लेता है, रिस्क ऑफ लॉस भी रहता है। स्कोप के बारे में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो स्टेक होल्डर इंक्लूड करते हैं हमारे शेयर होल्डर। देखो, स्टेक होल्डर में ही हमारे शेयर होल्डर आते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर आपका एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म इन द सेंस कि इसमें वो सब आते हैं जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट नहीं है, शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट नहीं है। मैं ओनर की बात कर रही थी, ओनर ही तो है ना शेयर होल्डर, इन्होंने भी तो पैसा लगाया, इन्हें भी तो इंटरेस्ट है ना बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कमा रहे हो, गवा रहे हो, क्या कर रहे हो, उनको भी इंटरेस्ट है। सो दे आर व्हाट, दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर। इसके अपार्ट
कस्टमर, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे स्टेक होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर क्या है, शेयर होल्डर एक कैटेगरी है, एक वन कैटेगरी है हमारे स्टेक होल्डर के, मतलब एक वन ही कैटेगरी तो है ना, इसके अपार्ट भी तो स्टेक होल्डर में हमारे कस्टमर आ रहे हैं, सप्लायर आ रहे हैं, क्रेडिटर्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयज आ रहे हैं, गवर्नमेंट आ रही है, बट शेयर होल्डर स्टेक होल्डर का जस्ट एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि इनका भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्टेक होल्डर हमारे सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं, बट शेयर होल्डर सिर्फ हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं। देखो, कंपनी ही क्या करती है, अपनी कैपिटल रेस करती है शेयर को इश्यू करके, तो जो शेयर को खरीद रहा है वो क्या है, शेयर होल्डर। कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। लेकिन स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर को हटा दो, इसके अलावा कस्टमर हो गया आपका, कस्टमर का देखो स्टेक होल्डर में फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर हम फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेफिनेशन से हटा के बात करें तो इनको भी बिजनेस में बस ये इंटरेस्ट है कि वो अच्छा क्वालिटी दे रहा है नहीं दे रहा है उसमें है, तो इसलिए मैं स्टेक होल्डर में इसमें डाल रही हूँ, अदरवाइज इसको हटा सकते हो। सप्लायर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, गवर्नमेंट हो गया, तो ये सारे लोग जो है ना, ये सब हमारे स्टेक होल्डर, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि जो हमारी पार्टनरशिप है, जो हमारी पार्टनरशिप है, क्या उसमें हमारे सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट नहीं होते, या प्रोप्राइटरशिप में नहीं होते, सिंगल, ये तो इतना तो पढ़ा ही है आपने, तो क्या इसमें नहीं होंगे हमारे, क्या हमारे जो सप्लायर्स हैं वो पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करे तो कुछ नहीं सप्लाई करेंगे, रॉ मटेरियल सिर्फ कंपनी में करते हैं, ऑफ कोर्स नॉट। या प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो स्टेक होल्डर हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप करो, चाहे आप पार्टनरशिप करो, चाहे आप कंपनी बनाओ, लेकिन शेयर होल्डर सिर्फ कंपनी में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो हमने इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट आता है कि स्टेक होल्डर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है। अभी स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने वहां पे एक बात कही कि कस्टमर का अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात करें तो बिजनेस में उसका कोई पैसा तो लगा नहीं है। क्या आप किसी बिजनेस में एज अ कस्टमर गुड्स खरीदने से पहले पैसा लगाते हो, नहीं ना, पैसा नहीं लगाया है तो मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है उस बिजनेस में। उस टर्मिनोलॉजी से मैं अगर कनेक्ट करूं तो कस्टमर आपका स्टेक होल्डर नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर जो है आपके वो कौन है, इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदते हैं। कस्टमर तो क्या है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद रहा है वो कस्टमर है। आप किसी बिजनेस के प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, खरीद रहे हो, आप क्या हो, कस्टमर हो। So they do not have stake in the success of firm. मेरा कोई पैसा नहीं लगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एक बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं है। कितने कैफेज होते हैं आपके आसपास, बंद हो जाते हैं। आप मान लो कहीं जा रहे थे, ठीक है, किसी कैफे में रोज जाते थे, कुछ खाते पीते थे, और आपको कल को सुनाई दिया वो बंद हो गया, आपको कोई फर्क पड़ा, ठीक है, दूसरी जगह चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, हाँ टेस्ट का फर्क पड़ सकता है। तो आपका कोई उसकी सक्सेस बहुत बड़ा कर दिया, ये आपका पैसा नहीं लगा, हाँ खुश हो सकते हो कि ठीक है बढ़िया है, बट कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई मेरा स्टेक, मुझे इंटरेस्ट और बेनिफिट नहीं कि मैं देखता रहूं कि हाँ मैं ट्रैक करता रहूं कि अब कितना कमाया, अब कितना, नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो उनका कोई सक्सेस से फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो स्टेक होल्डर है, जिन्होंने आप में पैसा लगाया है, उनको तो फर्क पड़ेगा ना। पैसा आप कहीं भी लगा दोगे ना, आपको फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज कस्टमर और स्टेक होल्डर्स जो है वो इक्वल नहीं है। मतलब कस्टमर को अगर हम कहते हैं कि स्टेक होल्डर है तो नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स इंपॉर्टेंट हैं रेवेन्यू के लिए। बिजनेस बेच रहा है तो कमा रहा है कस्टमर के थ्रू, बट दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स। लेकिन ये स्टेक होल्डर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि दे डू नॉट शेयर द रिस्क और कैपिटल इन द बिजनेस। क्योंकि ना तो ये बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और ना ही इनको रिस्क है कि इनका पैसा डूब जाएगा। तो इस टर्मिनोलॉजी से अगर हम देखें तो कस्टमर हमारे स्टेक होल्डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको हमारे बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर इज मच वाइडर टर्म देन कस्टमर। ऑफ कोर्स कस्टमर तो बस कस्टमर की बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर में तो हमारे बहुत लोग आ रहे हैं।
तो वाइडर टर्म तो हमारा है, नो डाउट। नेक्स्ट हमारा है कि क्या कस्टमर का रोल है हमारे बिजनेस में। तो बिजनेस एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, बिजनेस इतना तीम झाम क्यों कर रहा है, पैसा क्यों ले रहा है, लोन पे क्यों ले रहे हो, क्योंकि गुड्स बनाने हैं, अच्छे बनाने हैं, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, मार्केट बनानी है। तो मेन एम क्या है मेरा, जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना। कस्टमर बेसिकली मेरा क्या है, किंग है, क्योंकि अगर किंग खुश हो गए तो सब सही है। बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती, क्यों, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। नहीं कर पाई तो क्या हुआ, कस्टमर ने गुड्स नहीं खरीदे, नहीं खरीदे तो क्या हुआ, कुछ कमाया नहीं, नहीं कमाया तो क्या हुआ, बंद हो गया। तो मॉडर्न बिजनेस का मोटो है कि आप कस्टमर को खुश रखो, गिविंग मोर देन दे एक्सपेक्ट। आजकल कभी कभी देखते होगे ना कि बहुत सारे लोग ब्रांड्स वाले हैम्पर्स वगैरह, फ्री शैशे, फ्री ये सब दे देते हैं। मतलब आपको लगता है मैंने तो इतना पे किया था लेकिन मुझे मेरे पैसों से तो ज्यादा ही मिल गया। तो यही आजकल का मोटो चल रहा है कि कस्टमर को इतना दे दो, इतना दे दो कि मतलब वो सोचे कि अरे इतना सब कैसे मिल गया। जैसे मैं अभी ना प्रिपरेशन कर रही हूँ एग्जाम की, तो जब मैं कोई ऑनलाइन कोर्स देखती हूँ तो मैं वहां देखती हूँ कि इतना सब कुछ दे देंगे, लाइक आपको कोर्स तो दे रहे हैं, आपको फ्री नोट्स भी दे रहे हैं, आपको ई बुक्स भी दे रहे हैं, आपको एक स्पेशल डायरी भी दे रहे हैं, आपको एक किट भी दे रहे हैं, स्टडी किट। तो मतलब मुझे लग रहा है अरे मैं कितना कुछ मिल गया। कस्टमर को क्या लगा, अरे ये तो मतलब ये कंपनी, ये ब्रांड तो एकदम भगवान हो गया मेरे लिए। तो मोटो यही है कि आपने कस्टमर को खुश रखो। कंक्लूजन क्या निकला, कस्टमर मेरा रेवेन्यू का सोर्स है। दूसरा, दे आर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर नहीं है, क्यों नहीं है, पैसा थोड़ी ना लगाया है, जब कैपिटल नहीं लगाई है तो स्टेक होल्डर नहीं है, ठीक है, उनका कोई स्टेक नहीं है मेरे फर्म में कि कल को मैं डूबी या क्या करती हूँ, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। एक दो दिन का अफसोस होगा, उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज, क्या डिफरेंस है हमारा स्टेक होल्डर और कस्टमर में। काफी कुछ मैंने समझा दिया है, वही चीजें बार बार लिखी है यहाँ पे कि फाइनेंशियल स्टेक है, मींस स्टेक होल्डर जैसे कि शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज, इन सब का मेरे बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेक है, पैसा लगाया है तो फाइनेंशियल स्टेक है। कस्टमर का कोई फाइनेंशियल स्टेक नहीं है, बता भी चुकी हूँ। सप्लाई ऑफ कैपिटल, स्टेक होल्डर फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल देते हैं, जो स्टेक होल्डर है लाइक इन्वेस्टर्स हो गया, ओनर्स हो गया, पैसा लगाया है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल लाइक एम्प्लॉयज, हमें ह्यूमन कैपिटल दे रहे हैं, वर्कर्स, मैनेजर, ये सब एज अ ह्यूमन कैपिटल है हमारे पास, तो ये हमें फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल्स देता है। कस्टमर हमें कोई कैपिटल नहीं दे रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, उससे हमें रेवेन्यू मिल रहा है, बट दे आर नॉट गिविंग अस एनी कैपिटल। बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेक होल्डर मेरे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बाय करते हैं, स्टेक होल्डर मेरा सप्लायर मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं बाय करता है, लेकिन कस्टमर जो है वो मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट आता है हमारा कि क्या डिफरेंस है स्टेक होल्डर और कस्टमर में। कंटिन्यू। तो रिस्क की बात करें तो स्टेक होल्डर मेरे बिजनेस में रिस्क है भाई, कि भाई पैसा जिसका भी लगा है डूबने का तो रिस्क है ही है ना। कस्टमर का कोई पैसा नहीं लगा तो क्या ही रिस्क। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का कैसा टेस्ट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, नहीं बनाएंगे। सप्लायर का क्या टेस्ट है, क्या मैं उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ, नहीं ना। क्या मैं गवर्नमेंट का क्या टेस्ट है उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ, नहीं। मैं बना रही हूँ कस्टमर के हिसाब से कि मेरा कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, उसके हिसाब से बनाना है। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की बात करें तो स्टेक होल्डर का उससे कोई लेना देना नहीं है, बट कस्टमर का तो पूरा है। मार्केट ओरिएंटेशन की बात करें तो मार्केट ओरिएंटेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर। अगर मुझे स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना है तो मार्केट ओरिएंटेशन नहीं जरूरी है। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब ये समझना कि मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या वांट है, उसको समझना, उसके हिसाब से गुड्स बनाना, वो मतलब पूरी सोच मेरी क्या है, मार्केट को लेके ओरिएंटेड है। स्टेक होल्डर के लिए क्या फर्क पड़ता है मार्केट के बारे में सोचना, लेकिन कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए
आपको मार्केट ओरिएंटेड होना जरूरी है। मार्केट के बारे में सोचोगे, मार्केट को लेके सोचोगे, तो ही अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, क्योंकि तभी समझ पाओगे कि कस्टमर को क्या चाहिए और उस हिसाब से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को लेकर डिफरेंस। सारे स्टूडेंट्स आपने डिफरेंस जो है वो याद कर लेने हैं, मीनिंग को देख लेना, रिस्क को लेके, पैसा लगाते नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जो इससे पहले वाले डिफरेंस देखे, लाइक प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन, ये सारे डिफरेंस आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो स्टेक होल्डर प्रॉफिट तो शेयर करेंगे इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के, वेजेस एंड सैलरी। एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरी दे दोगे, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दोगे, जो भी आपने जिसने आपको लोन दिया है, ठीक है, बैंक हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, उनको इंटरेस्ट दोगे। तो इन सब लोग क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म में जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसको शेयर करते हैं। लेकिन कस्टमर को आप प्रॉफिट थोड़ी ना दे देते हो। क्या आपको कोई जहां से सामान खरीदते हो बुलाता है कि आओ यहाँ लो, ये लो प्रॉफिट लो? ऑफ कोर्स नॉट। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, stakeholders such as the owner participate in the management of organization। अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट में क्या पार्टिसिपेशन है, तो स्टेक होल्डर जैसे कि ओनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, तो पार्टिसिपेट करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में। ये तो चला रहे हैं ना बिजनेस, तो पॉलिसी बनाना, देखना फॉलो हो रही नहीं हो रही है, बजट बनाना, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, तो ये सब इन्वॉल्व है बिजनेस की मैनेजमेंट में, वर्किंग में। कस्टमर क्या पार्टिसिपेट करता है? क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके कूद के बोलते हो अरे मैं तो आपका प्रोडक्ट खरीदता, लाओ मैं बताता हूँ पॉलिसी ये बननी है, लाओ मैं इंप्लीमेंट करवा देता हूँ? नहीं ना, तो कस्टमर नहीं पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं शेयर होल्डर और कस्टमर्स के बीच में डिफरेंस। वो था स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में आपका शेयर होल्डर भी आ रहा था, सप्लायर भी आ रहा था, कस्टमर का डिफरेंस समझ रहे थे जब उसके साथ गवर्नमेंट आ रहा था, सब आ रहा था। लेकिन शेयर होल्डर और कस्टमर में हमने एक स्टेक होल्डर का एक पार्ट उठा लिया, एक कैटेगरी उठा ली जो कि थी शेयर होल्डर। अब हम देखेंगे कि शेयर होल्डर और कस्टमर में आपका क्या डिफरेंस है। तो स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर क्या है? स्टेक होल्डर है, तो स्टेक होल्डर है क्योंकि उसका फाइनेंशियल स्टेक है। कस्टमर क्या स्टेक होल्डर्स हैं? नहीं, कोई फाइनेंशियल स्टेक उनका आपकी कंपनी में नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं कंपनी में शेयर खरीद के, कस्टमर क्या पैसा लगाता है? नहीं लगाता है। तो कस्टमर आपका शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट है, कस्टमर नहीं लगा रहा तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। डिविडेंड की बात करें, शेयर होल्डर ऑफ कोर्स पैसा लगाया है शेयर में, उसको डिविडेंड चाहिए, लेगा। कस्टमर को डिविडेंड देते हो? नहीं देते हो। रिस्क, जिसने पैसा लगाया उसको भाई खोने का नुकसान है। जो कहीं पे कुछ लगाता है अपना, चाहे पैसा लगाया चाहे मेहनत लगाए, कुछ भी लाइफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको डर रहता है कि कहीं वो खो ना जाए। खो ना जाए मतलब कहीं लॉस ना हो जाए, मतलब मैंने इतना टाइम लगा दिया या मैंने इतना पैसा लगा दिया, ऐसा ना हो कि वो सब पानी हो जाए। तो वो कस्टमर ने यहाँ पे आपके कोई रिस्क नहीं लिया है, ठीक है, उसने कोई पैसा नहीं लगाया है, तो उसको कोई रिस्क नहीं है। अब आप घर में बैठ के किसी चिप्स खा रहे हो, अंकल चिप्स, तो आपको क्या रिस्क है कि मैंने पैसा लगाया उस कंपनी में, कल को बंद हो गई? तो आप इंजॉय कर रहे हो, आप चिप्स खा रहे हो तो आप खाओ ना उसको, क्यों इतना सोच रहे हैं? आपने कुछ थोड़ी ना लगा रखा है वहां पे। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स के बीच में डिफरेंस समझते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस में हमें मदद करते हैं। कैसे? हमें लोन दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। बिजनेस में बहुत बार होता है हमारे पास पैसा नहीं होता है, अगर हम कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, कितना अपने पास से लगा देंगे? हमें लोन चाहिए होगा। लोन कौन देगा? आपको बैंक दे सकती है, तो और बाकी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट्स हैं वो देंगे। तो क्रेडिटर्स में वो आ जाएंगे। शेयर होल्डर बेसिकली क्या है? जो आपके शेयर को होल्ड करते हैं। दोनों ही क्या मेरे बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं? दोनों ही क्या मेरे बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ या ना? शेयर होल्डर को क्या चाहिए? डिविडेंड। क्रेडिटर्स को क्या चाहिए? पैसा दिया है, मेरे इंटरेस्ट पे करो, मेरे प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करो। तो इनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। क्या ये स्टेक होल्डर है? हाँ है स्टेक होल्डर। बट किस तरीके के स्टेक होल्डर है?
किस तरीके के स्टेक होल्डर, अभी हम आगे समझेंगे इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। जो स्टेक होल्डर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो इंटरनल, और जो बाहर है वो एक्सटर्नल। तो शेयर होल्डर क्या है, ओनर है, बिजनेस के अंदर है तो क्या है, इंटरनल। क्रेडिटर्स बाहर है, बिजनेस के एक्टिविटीज में नहीं पार्टिसिपेट करे, डे टू डे पॉलिसी प्रोसीजर सब कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर है और हमें बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं, तो दे आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं और ये हमें लोन देते हैं। ये कैपिटल नहीं दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं, इनको हमें इंटरेस्ट पे करना है और इनको हमें क्या करना है, डिविडेंड देना है। रिस्क की डिग्री की बात करें, इनका ग्रेटर रिस्क है क्योंकि उन्हें लगता है उनकी पूरी कैपिटल लॉस हो सकती है, मतलब जितना पैसा लगा दिया मैंने, मुझे रिस्क है कि मेरा सारा पैसा डूब सकता है। इनका क्या है, इनका जितना लॉस है वो लोन के अमाउंट जो मुझे इन्होंने पैसा दिया, लोन दिया है, उतना ही रहेगा इनका रिस्क ऑफ लॉस। मैंने कुछ तो किस्तें पे भी करनी होंगी, कुछ अमाउंट जो भी इनका बचा बचा है, उनको लगेगा हाँ ये डूबेगा तो इतना डूब जाएगा, बट इसका तो सब डूबेगा। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो दे शेयर प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ये प्रॉफिट शेयर करेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं शेयर करेंगे कंपनी का, ये इंटरेस्ट लेंगे लोन पे। इनको प्रॉफिट में डिविडेंड नहीं चाहिए, इनको लोन दिया है ना तो इनको इंटरेस्ट चाहिए, इनको ब्याज चाहिए आपसे, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग हो गई। मेंबरशिप की बात करें, ये कंपनी के मेंबर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स है, ओनर है, मेंबर्स हैं कंपनी के, वोटिंग राइट्स है। वोटिंग राइट इन द सेंस कि मान लो आपके बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग लॉन्च की जाए या ना की जाए, शेयर होल्डर से हम वोट्स लेंगे, आप बताइए, जितने शेयर होल्डर सबसे कहेंगे आप बताइए आप हाँ ना, देन हम देखेंगे मेजोरिटी में क्या है, देन डिसीजन लेंगे। तो इनका वोटिंग राइट होता है, ठीक है, इनका वोटिंग राइट होता है, लेकिन ये कंपनी के कोई मेंबर्स थोड़ी ना, ये तो आउटसाइडर है जिन्होंने पैसा दिया है, तो ये हमारे वोटिंग राइट्स के हकदार नहीं है। हम इन्हें अपनी कंपनी के क्या डिसीजंस ले रहे हैं उसमें हम इनको वोट करने का हक नहीं देते। नेक्स्ट आता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर दो टाइप के हैं, देखो मैंने अभी बता भी दिया कि क्रेडिटर और शेयर होल्डर को डिस्कस करके, कि जो क्रेडिटर है वो बाहर से बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है या उसका इंटरेस्ट है, बिजनेस की वर्किंग में नहीं लगा हुआ है, वो एक्सटर्नल है। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर है और बिजनेस के वर्किंग में काम कर रहा है और उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट या बेनिफिट है बिजनेस में, वो है हमारा इंटरनल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के आपके स्टेक होल्डर होते हैं। नेक्स्ट आता है कि इंटरनल स्टेक होल्डर क्या होते हैं। जो मैंने बताया वही है कि स्टेक होल्डर हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टेक होल्डर जो बिजनेस के अंदर से, ठीक है, बिजनेस के विद इन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बिजनेस एंटरप्राइज में इन्वॉल्व हैं, वो हैं आपके इंटरनल, लाइक ओनर्स और शेयर होल्डर। ओनर कौन है, लाइक ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का ओनर कहाँ है, कंपनी के बाहर बैठा है, नहीं कंपनी के अंदर है, कंपनी के अंदर डिसीजन पॉलिसी वगैरह बना रहा है, चेकिंग वगैरह कर रहा है और बिजनेस में इन्वॉल्व है, कैपिटल दे रहा है, रिस्क ले रहा है, डिसीजन में जो भी प्रॉफिट है उसमें ले पार्टिसिपेट कर रहा है और ओवरऑल मैनेज कर रहा है पूरी कंपनी को। ओनर कभी सड़क पे बैठा नहीं रहता है कि चलो चलाओ जैसे चलाना है, नहीं, उसने पैसा लगाया है, उसने सारी जिम्मेदारी ली है, उसने सेटअप किया है, तो देखेगा कि क्या सही से चीजें चल रही हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनल का। नेक्स्ट इंटरनल शेयर होल्डर और कौन कौन से हैं, स्टेक होल्डर और कौन से हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर्स होंगे, वो लोग जिन्होंने आपके बिजनेस में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अंदर ही तो कर रहे हैं, बाहर तो कर नहीं रहे हैं, तो जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी हैं। अच्छा, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर्स कौन, जो एज अ एम्प्लॉयड जॉब के पर्पज से आपने उनको बिजनेस पे रखा है, तो बिजनेस के अंदर ही तो है ना, हायरिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपके इंटरनल है। एम्प्लॉयज लाइक मैनेजर और वर्कर, लाइक प्रोवाइड मेंटल फिजिकल एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। जो भी आपके एम्प्लॉयज वो क्या करते हैं, आपको फिजिकल एफर्ट्स देते हैं, मतलब कि काम करते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, या जो मान लो कोई लेबर लगा रखा है आपने वो क्लीनिंग के लिए, वो तो ये सब क्या है, अपना फिजिकल एफर्ट्स दे रहे हैं आपको ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल जाए। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं बिजनेस की सक्सेस या फेलियर से। एक एम्प्लॉय, मैं कहीं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे फर्क पड़ेगा वो कंपनी सक्सेसफुल है या नहीं, क्योंकि मुझे तो ये लगेगा ना कि यहाँ से ही तो मेरा घर चल रहा है, यहाँ से तो मेरे फाइनेंशियल नीड पूरी हो रही है,
ठीक है, तो मुझे क्या वो दे पाएंगे सैलरी या वेजेस जो भी है वो देंगे या नहीं देंगे, तो मुझे उससे क्या है डायरेक्टली असर पड़ेगा, वो बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर चल रहा है अच्छा तो देंगे, नहीं कर रहा है तो मुझे ऑल्टरनेटिव देखने होंगे। इफ कंपनी सक्सीड दे गेट जॉब सिक्योरिटी, अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो एम्प्लॉइज को क्या मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी, कि भैया हम निकाले तो जाओगे नहीं, बढ़िया कर रही है तो रहोगे, बंद तो होगी नहीं, वेजेस मिलेंगे टाइम पे और प्रमोशन भी मिल सकता है अगर उससे लंबे समय तक जुड़े हो। इफ कंपनी फेल्स, और अगर वो खुदा ना खासा फेल हो गई तो अपनी जॉब से तो हाथ धो ही बैठोगे, और इनकम तो ऑफ कोर्स जब जॉब नहीं है तो इनकम किस बात की। ठीक है, तो ये सब इंटरनल है आपके। एक्सटर्नल, स्टेक होल्डर हुआ इन्वॉल्व इन बिजनेस, ये वर्ड याद रखना, फ्रॉम आउटसाइड, वहां पे इनसाइड कर देना, यहाँ पे आउटसाइड कर देना। जो बिजनेस एंटरप्राइज में इन्वॉल्व है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से बिजनेस में लगे हुए हैं, अंदर से कुछ वर्किंग नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लाइक क्रेडिटर्स, आया उसने आपको पैसे दिए, ये कि अपना बिजनेस भाई जो चलाना है चलाओ, बस मेरे इंटरेस्ट का रीपेमेंट टाइम पे कर देना, ये एक्सटर्नल हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लायर्स, इन्होंने आपको रॉ मटेरियल दिए, गुड्स दिए, बाहर से गुड्स और रॉ मटेरियल दे रहे हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व है, ऑफकोर्स इन्वॉल्व है तभी तो दे रहे हैं, अदरवाइज उनको क्या फर्क पड़ता है। डीलर्स, गुड्स कंपनी के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में कॉम्पिटिट कर रहा है आपसे, ये भी आपका एक्सटर्नल ही है। गवर्नमेंट, सरकार अंदर आके बैठ के तो आपके बिजनेस को चलाओ, पॉलिसी तो बना नहीं रही है, बाहर है लॉ बना रही है, फॉलो करो। ठीक है, लोकल कम्युनिटी एंड सोसाइटी, जो आपके आसपास ये सोसाइटी है वो चाहेगी आपसे कि आप उनको एम्प्लॉयमेंट दो। ठीक है, इन्वायरमेंट का ख्याल रखो, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करो। तो ये सारे लोग आपके बिजनेस के बाहर हैं और आपके बिजनेस इंटरप्राइज में इंटरेस्ट होल्ड करते हैं और इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है। नेक्स्ट एक और कैटेगरी में हम कर सकते हैं, वो होगा हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर। प्राइमरी और सेकेंडरी, वो था इंटरनल एक्सटर्नल, दो टाइप में करा। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर है और बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है और बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो था एक्सटर्नल। अब आता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन है, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, डीलर्स, सप्लायर्स या कॉम्पिटिटर्स। मतलब कि वो लोग जो डायरेक्ट और फ्रीक्वेंट और क्लोज इंटरेक्शन रखते हैं हमारे इंटरप्राइज के साथ, मतलब इंटरप्राइज उनसे डायरेक्टली कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, मिलता रहता है, एंगेज करता रहता है, क्लोजली हमसे उनका इंटरेक्शन होता रहता है। ऐसा नहीं कि हमसे इंटरेक्ट ही नहीं करते, हम इंटरेक्ट करते रहते हैं। जैसे सप्लायर आया, आपको क्या माल चाहिए, हाँ ये इतना इतना लिखो ले जाओ, ठीक है। फिर हमारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर आए, उन्होंने पैसा लगाया, हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें रिपोर्ट दे रहे हैं। तो जिनसे हमारा क्लोज इंटरेक्शन है, फ्रीक्वेंटली हम जिनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, लाइक हमारे ओनर हो गए, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, मीटिंग कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को बुला रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के साथ कर रहे हैं, क्रेडिटर्स के साथ, डीलर्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो ये सब हमारे क्या है, प्राइमरी स्टेक होल्डर है। कॉम्पिटिटर को भी तो देखते रहते हो, क्या कर रहा है मेरा कॉम्पिटिटर, क्या उस प्रॉफिट बना रहा है, क्या प्राइस सेट कर रहा है। वी आर क्लोजली इंटरैक्टिंग विद देम, सो दे आर व्हाट, दे आर प्राइमरी स्टेक होल्डर। सेकेंडरी कौन होते हैं, जो लेस फ्रीक्वेंट या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि इंटरेक्शन होगा ही नहीं, होगा, लेकिन इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होगा इनका हमारे एंटरप्राइज के साथ। जैसे कि गवर्नमेंट, मीडिया, लोकल कम्युनिटी, जनरल पब्लिक, ये सारे लोग हमारे बिजनेस के वर्किंग पे असर डालते हैं और हम इनसे इंटरेक्ट भी करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि ये हमारे लिए सरकार ने क्या कानून बनाए जो हमें फॉलो करने हैं, लोकल कम्युनिटी हमसे क्या चाह रही है जो हमें करना है, ठीक है। क्या कोई मतलब मान लो कोई चाह रही है प्रोग्राम वगैरह करते हैं, वो हमें करना है। मीडिया तो आजकल में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। कुछ भी नेगेटिव कर दिया आपके बारे में तो ब्रांड खत्म। मैगी वाला केस याद होगा, कवरेज आ गई, ब्रांड खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। तो मीडिया, ये सबसे हम क्लोजली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब मिलते नहीं है रोज रोज जा जाके, या हमारे पास ऑर्डर देने नहीं आ रहे हैं, या पैसा लगाने नहीं आ रहे हैं, हम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ इनसे हम कभी ना कभी इंटरेक्ट करते रहते हैं, लेस फ्रीक्वेंट या इनडायरेक्टली वे में इंटरेक्ट करते हैं। सरकार हमारे यहाँ मोदी जी आके बैठ के हमें बताएंगे नहीं कि आपने जीएसटी देना है कि नहीं देना, जो उनके लॉज हैं, प्रोविजन हैं, तो उसके थ्रू हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी।
तो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन मेरा इन सबसे क्या है, होता रहता है, डायरेक्टली मैं इंटरेक्ट इनसे नहीं करती हूँ। नेक्स्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है। पोजीशन की बात करें, कहाँ है, इनसाइड, इंटरनल इनसाइड, इन से इंटरनल, इन से इनसाइड। वो लोग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड से वर्किंग में इन्वॉल्व है, वो दे ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड से ऑपरेट करते, काम करते हैं बिजनेस के लिए। ये आउटसाइड से करते हैं, बिजनेस में डायरेक्ट अंदर नहीं इन्वॉल्व है, बाहर से इन्वॉल्व है। रोल की बात की जाए, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग में, ओनर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, ये सब एक्टिवली अंदर पार्टिसिपेट करते रहते हैं, पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना सब, लेकिन ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि आपका सप्लायर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ये सब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आपकी पॉलिसी प्लान वगैरह नहीं बनवाने आ रहे हैं, ठीक है, बट हैं, जुड़े हैं, ये नहीं कहेंगे स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन वर्किंग में डायरेक्टली मतलब एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व है। एक्टिवली ये लोग इन्वॉल्व है जो हमारे वर्कर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ओनर्स हो गए, अंदर है ऑर्गेनाइजेशन को, तो एक्टिवली अंदर की वर्किंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट सब देख रहे हैं। दे आर फ्रॉम आउटसाइड, सो दे आर जस्ट लुकिंग आफ्टर द वर्क जो उन्हें मिल गया है, दे हैव गॉट, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे आपके प्लान्स बनाने में, पॉलिसी बनाने में, एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, बट मदद तो करेंगे। नेक्स्ट आता है हर शेयर होल्डर्स, हर, मैं शेयर होल्डर बोल दे रही हूँ, हर स्टेक होल्डर की क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके बिजनेस से। आपने कहीं पे कुछ लगाया, लाइक आपके मम्मी पापा ने आप पे आज तक बहुत पैसा लगा दिया, आपकी पढ़ाई से अब तक पैसा लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं, तो उनको आपसे क्या है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि ये क्या करेगा, मुझे ये चाहिए, इससे अच्छा नंबर ले आए, अच्छा सेटल हो जाए, हमारे बारे में भी देख ले, अपना चला ले, ये एक्सपेक्टेशन है। वैसे ही बिजनेस में जिन्होंने पैसा लगाया है ना, उनकी भी एक्सपेक्टेशन है, वो भी कुछ चाहते हैं बिजनेस से। तो हर स्टेक होल्डर अलग अलग पर्पज से बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन भी क्या है, अलग अलग है। तो एवरी स्टेक होल्डर ग्रुप्स एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या एक्सपेक्टेशन है, तो हम देखते हैं सब अलग अलग हैं, तो सबकी एक्सपेक्टेशन भी अलग है। आपकी मम्मा की अलग होंगी, आपकी बहन की अलग होगी, आपके भाई की अलग होगी, आपके टीचर्स की अलग होगी, सबकी एक्सपेक्टेशन अलग है। उसी तरीके से बिजनेस से भी सब अलग अलग पर्पज से जुड़े हैं, तो सबकी एक्सपेक्टेशन अलग ही अलग है। लेकिन हाँ, एक चीज कॉमन है कि सबको फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो अपना चाहिए, ठीक। तो ओनर, एम्प्लॉयर्स या शेयर होल्डर्स जो हमारे इंटरनल, जो हमारे प्राइमरी हैं, मतलब इंटरनल है, हाँ इंटरनल है, वो हमारे हमसे क्या उम्मीद लगाते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर हैं, ये हमसे क्या उम्मीद लगाते हैं कि इन्हें हमें क्या दे दें। तो पैसा लगाया तो उनको ये है कि भाई मेरी पैसों की सेफ्टी रखो, मैंने जो भी पैसा लगाया वो सेफ रखो, ठीक है, सेफ्टी होनी चाहिए, डुबाओ नहीं, रेगुलर रिटर्न देते रहो डिविडेंड का। शेयर होल्डर ओनर चाहते हैं जो भी डिविडेंड है उसका हमें फेयर और रेगुलर रिटर्न मिलता रहे। कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर, मेरे शेयर की वैल्यू भी बढ़े, मतलब बिजनेस इतना अच्छे से करो कि शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाए, शेयर की वैल्यू बढ़ जाए, मेरे शेयर की कॉस्ट बढ़ जाए, वैल्यू बढ़ जाए बेसिकली, तो हम ये चाहेंगे। अप टू डेट एंड रेगुलर इन्फॉर्मेशन, मुझे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कितना प्रॉफिट बनाया इस साल, हम आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, तो हमें सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन, कंपनी क्या पॉलिसी बना रही है उसमें हमें पार्टिसिपेट करने को मिले डिसीजन में। और गुड पब्लिक इमेज हो मेरी कंपनी की, हर ओनर ये चाहेगा कि मेरी कंपनी की इमेज बढ़िया हो पब्लिक में, ठीक है, क्योंकि तभी तो रिटर्न अच्छा आएगा, तभी तो मेरा शेयर वैल्यू बढ़ेगी, तभी तो रेगुलर रिटर्न मिलने वाला है नॉल। तो ये यही चाहिए, जिन्होंने पैसा लगाया उनको ये चाहिए आपसे, क्योंकि कैपिटल सेफ रहे, उनको रेगुलर रिटर्न मिले, उनकी कैपिटल की वैल्यू भी बढ़े, उनका रेगुलर इन्फॉर्मेशन भी देते रहो कि क्या चल रहा है, पॉलिसी डिसीजन में शामिल भी कराओ और अच्छी पब्लिक इमेज अपनी बना लो। नेक्स्ट है आपका कि आपके एम्प्लॉयज की क्या एक्सपेक्टेशन है। एम्प्लॉयज क्या चाहेंगे कि जॉब की सिक्योरिटी हो, मुझे जॉब से नहीं निकालना है, सर्विस जो अगर है हमारी दे रहे हैं हम आपके बिजनेस को, तो हमारी सर्विस चलती रहे, ठीक है, आप हमें उसको मत बंद कराओ, मतलब ये सिक्योरिटी हमें चाहिए। फेयर रेम्यूनरेशन, मतलब वेजेस पे है जो या सैलरी पे है उनको टाइम टू टाइम अच्छे से मिलता रहे, फेयर।
सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग इन कंडीशन, अच्छी कंडीशन हो, ऐसा नहीं कि आप पैसे तो दे रहे हो लेकिन ऐसे माहौल में काम करा रहे हो कि मतलब वो सांस नहीं ले पा रहे, पानी नहीं है या सैनिटेशन फैसिलिटी बेकार है, नहीं, अच्छी हो। वेलफेयर फैसिलिटी हो, हाउसिंग, मेडिकल केयर, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब एक एम्प्लॉय चाहता है आपसे कि उसको पीएफ मिले, पेंशन मिले, मेडिकल केयर मिले, इंश्योरेंस वगैरह दो आप, तो वो भी उसकी उम्मीद है आपके आपसे जुड़ने में। अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, उसको अपॉर्चुनिटी दो एजुकेशन की, उसका सेल्फ डेवलपमेंट कराओ, उसको प्रमोशन दो, उसको करियर ग्रोथ, जैसे बहुत सारे बिजनेस क्या है सिखाते रहते हैं, इनहेंस करते रहते हैं स्किल, तो वो आपसे वो भी चाहता है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स, वो ये भी चाहेगा कि आप हमें क्या करो, आप हमें प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कराओ, मतलब जो भी अर्न कर रहे हो उसमें तो हमारा हिस्सा हो ही, वेजेस सैलरी के फॉर्म में। इसके अलावा जो मेरा ट्रेड यूनियन राइट है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो अपना एक यूनियन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, लाइक अगर कोई राइट है उनका, वो एक बिजनेस अगर कंसीडर नहीं करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो वो आपस में साथ में खड़े होकर आवाज उठाते हैं अपने राइट्स के लिए। तो वो ये भी चाहता है कि आप उसके जो भी ट्रेड यूनियन राइट्स हैं उसमें प्रोटेक्ट करने में भी उसको पार्टिसिपेट करने दो, ऐसा नहीं कि उसको मना कर दो। क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, जो भी उसके दुखड़े हैं कि मेरे ये दिक्कत है या मुझे ये प्रॉब्लम है, उसको सुनो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। लाइक वो कह रहा है कि मुझे वर्किंग कंडीशन नहीं समझ में आ रही है या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दो, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो समझो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वो दो, उसे गाइड करो, उसे सुपरवाइज करो। तो ये सारी उम्मीदें आपकी किसकी है, एम्प्लॉयज की। सप्लायर की क्या उम्मीद है, सप्लायर क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है। मैं अगर किसी को सप्लाई दे रही हूँ तो मैं इससे क्या चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि मुझे मेरे सप्लाई का फेयर प्राइस दो, ठीक है, वो दो जो सही है, ऐसा नहीं कि तुम मुझे सस्ते में खरीद लो और ये वो, नहीं। रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट, पैसा सही भी दो और समय पे भी दो, ठीक है, और रेगुलर देते रहो। रीजनेबल टर्म फॉर डिलीवरी एंड पेमेंट, कब तुम मुझे डिलीवरी करनी है आपके प्रोडक्ट की आपकी जगह, या कब पेमेंट मिलेगा, उसका मुझे टर्म्स बता दो, टर्म्स एंड कंडीशन बता दो कि ये ऐसे ऐसे हम चीजें करने वाले हैं। रेगुलर ऑर्डर देते रहो, ऐसा नहीं कि एक बार ऑर्डर दिया पैसा दिया खत्म, नहीं, मुझे रेगुलर ऑर्डर देते रहो कि हाँ मैं आपसे खरीद रहा हूँ, मुझे ये हर मंथ ऐसे आपसे ऑर्डर चाहिए। ऑनेस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी पोजीशन, अपनी कंपनी की क्या स्थिति है उसके बारे में मुझे ऑनेस्टली बताओ कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। हेल्दी एंड कोऑपरेटिव बिजनेस रिलेशनशिप, मेरे साथ अच्छे संबंध बना के चलो, सप्लायर कहता है मेरे साथ अच्छे संबंध बना के चलो तभी हम आगे एक साथ काम कर पाएंगे। तो ये एक सप्लायर की एक्सपेक्टेशन है। क्रेडिटर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्रेडिटर्स जिसने आपको लोन दिया वो क्या चाहेगा, मैंने किसी को लोन दिया मैं क्या चाहूंगी, भाई मेरा पैसे का इंटरेस्ट टाइम पे दो, ये चाहूंगी, मेरा पैसा सेफ रखो, डुबा मत देना, खुद भी डूब गया पैसा भी ले डूबे, रेगुलर पेमेंट करो इंटरेस्ट का, ऐसा नहीं स्किप करना है। रिटर्न ऑफ लोन विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है ठीक है उसको एक टाइम पीरियड के बाद रिटर्न कर दो कि हाँ ये लो। एक्यूरेट एंड अप टू डेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दो, लोन दे रहा हूँ मुझे बिल्कुल साफ साफ बताओ तुम क्या हो, कहाँ पे स्टैंड करते हो, बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, और मेरे लोन की सिक्योरिटी चाहिए, अगर दे रहे हो जरूरत है मॉर्गेज या गारंटी के थ्रू, जैसे आपने मान लो कुछ गिरवी रख दिया कि अगर नहीं भाई तुमको पेमेंट कर पाए इसको तुम बेच लेना, तो वो भी अगर जरूरत है मुझे तुमसे तो वो भी मुझे दो, ठीक है। तो ये एक आपके क्रेडिटर्स की एक्सपेक्टेशन है। कॉम्पिटिटर क्या एक्सपेक्ट करेगा, कॉम्पिटिटर चाहेगा कि आप फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक फेयर प्राइस ये है और तुम नुकसान में बेचे जा रहे हो, मार्केट खराब कर रहे हो, नहीं, फेयर प्राइस हो तुम्हारा, क्वालिटी बढ़िया दो, सर्विस अच्छी दो, वो तुमसे ये चाहता है, मतलब सब कुछ फेयर करो, ऐसा नहीं कि तुम चीजें घटिया दे रहे हो सस्ती दे रहे हो इसीलिए तुम मार्केट में छा रहे हो, नहीं। हेल्दी कंपटीशन करो, एथिकल बिहेवियर, कोई धोखाधड़ी से आगे नहीं बढ़ना है आपको, हेल्दी तरीके से आगे बढ़ो, ठीक है, कंपटीशन करना है, हेल्दी कंपटीशन करो। कॉपरेशन अमंग कॉम्पिटिटर्स फॉर ग्रोथ एंड ऑफ द इंडस्ट्री, जो भी अगर जैसे हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ करनी है तो अगर हमें है कि हम आपस में अगर कॉपरेट करें तो हम अपनी इंडस्ट्री के लिए ये कर सकते हैं, ठीक है, तो उस तरफ ये मत सोचो कि नहीं मैं तो उसका कॉम्पिटिटर हूँ या वो मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं क्यों उसके साथ कॉपरेट करूँ। जहां पे पूरी इंडस्ट्री की बात आ रही है, देख अगर एजुकेशन इंडस्ट्री की बात आ रही है तो आपस में सारे कोचिंग सेंटर को कॉम्पिटिट नहीं करना है कि नहीं हम तो नहीं सोचेंगे इंडस्ट्री के यहाँ हित के बारे में तो हम तो नहीं आएंगे साथ, नहीं प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं, अगर लग रहा है तो आवाज उठाना है, सबको वहां पे साथ हो जाना है।
रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, किसी ने अपना पेटेंट करा रखा है किसी चीज का तो कॉपी मत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है, जो भी मैंने रूल्स और रेगुलेशन बना दिए हैं आपके लिए आप फॉलो करिए। जीएसटी पे इतना लगना है परसेंट, आप उतना लगाइए। मेरे टैक्सेस को रेगुलरली और ऑनेस्टली पे करो, कोई धोखाधड़ी नहीं, करप्शन नहीं करो, पब्लिक सर्वेंट के साथ ब्राइबरी नहीं करो, करप्शन नहीं करना है, किसी को घूस दे रहे हो अपना काम बनाने के लिए नहीं। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका आप प्रॉपर यूज करो, कम है ऑलरेडी और उनको और बर्बाद करे जा रहे हो, ठीक है, तो फिर कैसे होगा। नेचर के बारे में सोच नहीं रहे हो, एनवायरनमेंट के बारे में सोच नहीं रहे हो, तो नहीं चाहेगी कि आपसे सरकार कि आप ऐसा करो। वो तो समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में सबको लेके सोच रही है ना। तो जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज करो, उनको बर्बाद नहीं करना है आपने। नेक्स्ट इज जनरल पब्लिक या सोसाइटी की क्या उम्मीद है। भाई सोसाइटी चाहता है जहां काम कर रहे हो ना वहां का माहौल ना गंदा हो, मतलब कि पॉल्यूशन मत करो, ठीक है, उसको ये चाहिए तुमसे। प्रोडक्शन ऑफ सोशली डिजायरेबल गुड्स, जो गुड्स सोसाइटी के लिए डिजायरेबल हैं, क्वालिटी में हो, प्राइस में हो, क्वांटिटी में हो, जिसमें भी हो, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सड़ा गलत माल जो है वो लोगों को खिला रहे हो, वो नहीं। वीकर सेक्शन जो है उनको सपोर्ट करो, अपने यहाँ जॉब दे दो, गरीब है उनको जॉब दो, जॉब अपॉर्चुनिटी दो, तुम्हारे पास है जगह तो उनको एम्प्लॉय करो अपने यहाँ। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ लोगों का, अच्छे गुड्स देके, अच्छी सर्विस देके, लाइक कल्चरल एक्टिविटीज कर ली। मान लो आपने, मान लो मैं जिस सोसाइटी में मेरा बिजनेस है, मैंने सोचा कि मैं इवेंट आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाली है, तो मैं यहाँ के गरीब बच्चों के लिए हेल्थ कैंप्स वगैरह लगा दूंगी, तो करो, कंट्रीब्यूशन करो, ये भी चाहती है आपसे। चैरिटी और वेलफेयर करो। प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, लाइक आप कोई कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा दो, जो लोग मान लो भूलते जा रहे हैं हमारे कल्चर को, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम कराओगे, लोग आएंगे, बैठेंगे, फिर से कल्चर के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, तो वो भी प्रिजर्व करना है आपको। और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जो भी आपके यहाँ फीमेल्स काम कर रही हैं उनके कुछ बेसिक्स राइट्स हैं, उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। चिल्ड्रंस के राइट हैं, लाइक चाइल्ड लेबर नहीं करने लग जाओ, कोई बच्चा आया कह रहा जॉब दे दो, आपने लगा लिया उसको, नहीं, उसको एजुकेशन में एनरोल करा दो, ये बढ़िया काम कर सकते हो, लेकिन चाइल्ड लेबर नहीं बनाना है उसको। लास्ट टॉपिक है स्टेक होल्डर एनालिसिस को समझेंगे कि अब हमने ये तो समझ लिया, मैम मुझे समझ में आ गया कि स्टेक होल्डर क्या होता है, मैं समझ गया वो सारे लोग जिनको मेरे बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो सारे मेरे स्टेक होल्डर हैं। मुझे समझ में आ गया कि स्टेक होल्डर इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल जो अंदर है, एक्सटर्नल जो बाहर है। आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर की भी कैटेगरी है, ठीक है, वो भी मुझे समझ में आ गई। इसके अलावा मैंने सबकी एक्सपेक्टेशंस को समझ लिया कि सब बिजनेस से अलग अलग चीज चाहते हैं कि बिजनेस उनको दे। अब मैं समझूंगा कि स्टेक होल्डर एनालिसिस क्या होता है। हमने देखा कि स्टेक होल्डर जो है ना वो अलग अलग है, कस्टमर कुछ चाह रहा है, एम्प्लॉयज कुछ चाह रहा है, गवर्नमेंट कुछ चाह रही है, ठीक है, सप्लायर कुछ चाह रहा है, सब कुछ अलग अलग लोग चाह रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं बिजनेस से। हमें एनालाइज करना होगा कौन क्या चाह रहा है। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं और कैसे मैं इन उम्मीदों को सेटिस्फाई करूंगा और कैसे ये उम्मीदें समय के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। मैं देखूंगा कि कौन कौन मेरे स्टेक होल्डर हैं, उनकी क्या क्या मेरे बिजनेस से उम्मीदें जुड़ी हैं और कैसे ये एक्सपेक्टेशन बदलती रहती हैं समय के साथ। इट हेल्प मैनेजर टेक बेटर डिसीजन दैट बैलेंस द नीड ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर, क्योंकि बिजनेस को ना सबके बारे में सोचना है, उसको एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना है, उसको सप्लायर के बारे में भी सोचना है, उसको कस्टमर, अगर हम फाइनेंशियल टर्म ले रहे हैं तो कस्टमर नहीं इन्वॉल्व करेंगे, एम्प्लॉयर के बारे में सोचना है, सप्लायर के बारे में सोचना है, इन्वेस्टर के बारे में सोचना है, सरकार के बारे में सोचना है और सोसाइटी के बारे में सोचना है, तो उसको सबके बारे में सोचना है। तो जब एक बिजनेस को सबके बारे में सोचना है ना और सबकी उम्मीदें अलग अलग हैं, तो मुझे एक तरीका देखना होगा, मुझे एनालाइज करना होगा कि मैं कैसे एक ऐसा डिसीजन लूं जिससे मैं इन सबको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर पाऊं, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बदलती रहती है टाइम के साथ। जैसे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे से एम्प्लॉय जुड़ा स्टार्टिंग में, उसकी उम्मीद क्या थी, भाई मेरा बस सैलरी दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखा उसने बिजनेस बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, अब उसकी उम्मीद क्या, सैलरी दे दो बस इतनी रहेगी, नहीं भाई मैं इतने साल से जुड़ा, मुझे प्रमोशन दो, मुझे सैलरी दो, मुझे हेल्थ बेनिफिट दो, मुझे सब दो।
तो उम्मीदें भी क्या है, बदल गई। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इनको एनालाइज करो कि कौन है, क्या चाहते हैं और किस तरीके से इनकी एक्सपेक्टेशन हमारी बदलने वाली है, ताकि हम वो डिसीजन ले पाए जो बेटर है, जिससे हम इन सबकी नीड को पूरा कर पाए। क्योंकि किसी की भी इग्नोर करोगे ना, वो प्रोटेस्ट करेगा और खतरा हो सकता है। मान लो मैंने सप्लायर की इग्नोर कर दी, नहीं फर्क पड़ता, तो सप्लायर आपस में अगर लिंक कर दिए, बता दिए कि नहीं नहीं इस बिजनेस साथ जुड़ना, टाइमली पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करता, कोई नहीं देगा मुझे सप्लाई। तो मुझे सबके साथ, सबकी साथ सबका विकास करना है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। नेक्स्ट आता है कि क्या स्टेप्स हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस में। ठीक है, पहला है आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि मेरे स्टेक होल्डर कौन कौन है, मेरे बिजनेस में किसका किसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। पहला मैं ये आइडेंटिफाई करूंगी कि मेरे इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है, लाइक ओनर्स, मैनेजर, और मेरे एम्प्लॉइज, और मेरे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन है, लाइक कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस, सोसाइटी, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक एंड ऑल। तो ये मुझे क्लियर पिक्चर दे देगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन से कौन जुड़ा है। स्टेक होल्डर में मैं कस्टमर को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि उसका भी फाइनेंशियल नहीं बट ऐसे इंटरेस्ट जुड़ा है, तो उसको भी मैंने कंसिडर किया। ठीक है, तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है और मेरे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन है जिनको मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज मैं उनके रिलेशनशिप को मैप कर लूंगी, मतलब स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैप बना लूंगी। ये मैप ये बताएगा कि कैसे अलग अलग स्टेक होल्डर मेरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने मैप बना दिया, मैंने देखा कि कस्टमर जो है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स एंड सर्विसेज लेता है और अपना फीडबैक देता है, जिससे मेरे बिजनेस को और कस्टमर या रीच मिल जाएगी। सप्लायर मेरे बिजनेस को गुड्स एंड सर्विसेज देता है, जिससे मेरा प्रोडक्शन ऑन टाइम हो जाएगा। सरकार मेरे लिए लॉ बनाती है जो मैं फॉलो करता हूं, तो मेरी सोसाइटी में अच्छी इमेज रहती है कि मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चल रहा हूं, और सरकार भी मुझे समय पे सपोर्ट करेगी, सब्सिडी होती है तो दे देगी। इस तरीके से मैंने ये देखा। तो मैं रिलेशनशिप समझूंगी कि मेरे अलग अलग स्टेक होल्डर का मेरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या इंटरेस्ट है उनका और कैसे उनसे मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा। ये हेल्प करता है मैनेजर को कि वो अंडरस्टैंड करे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप इन स्पेसिफिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम। मान लो कोई इशू है, लाइक मैंने सोचा कि मैं इन्वायरमेंटल पैकेजिंग, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग लाऊंगी अपने बिजनेस में। तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगी कि मेरे कौन कौन से स्टेक होल्डर, मैंने देखा मेरा कस्टमर है, गवर्नमेंट है, एनजीओ है, मीडिया है, ठीक है, इन सबको बड़ा इंटरेस्ट है मेरे इस डिसीजन पे, और सप्लायर है, सब है। फिर मैं देखूंगी कि इसका क्या संबंध है। कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर गुड्स एंड सर्विस चाह रहा है, वो चाहेगा मैं इको फ्रेंडली पैकेजिंग दूं, हाँ वो चाह रहा है, अच्छा फीडबैक दे देगा। सरकार भी चाह रही है हाँ भाई इन्वायरमेंट के बारे में सोच लो। सप्लायर अब जिससे मैं प्लास्टिक वाली ले रही थी वो तो भाई ये नहीं चाहेगा, कहीं हद तक तो नहीं चाहेगा, ठीक है। ओनर्स को ये लगेगा कि ये कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कहीं प्रॉफिट ना कम हो जाए, तो वो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत हाँ उनको नहीं चाहेगा कि हाँ ये कर लो। तो मैं देख रही हूँ कि किसका क्या रिलेशनशिप होगा मेरे उस स्पेसिफिक इशू से, मैं उसको देख लूंगी कि कौन क्या सोच लेगा। नेक्स्ट डे मैं देखूंगी कि स्टेक होल्डर कोलिजन को समझूंगी, क्योंकि मेरा जो भी डिसीजन होने वाला है ना उसको कुछ लोग तो सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग तो अपोज करेंगे, ये तो क्लियर है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग लाऊंगी तो सरकार सपोर्ट कर देगी, कस्टमर सपोर्ट करेगी, लोकल कम्युनिटी सपोर्ट कर देगी कि हाँ भाई इन्वायरमेंट के बारे में सोचे, बहुत बढ़िया, गो अहेड। ओनर भी कर देगा, अगर कस्टमर हाई प्राइस पे करने को तैयार हो गया उसके लिए वो भी कर देगा। लेकिन सप्लायर जिससे मैं मान लो कहीं ना कहीं सप्लाई ले रही थी प्लास्टिक वाली, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपोज करेगा ही करेगा, क्योंकि डिसीजन से उसका तो नुकसान है। तो मैं देखूंगी कि कौन लोग सपोर्ट में आ जाएंगे और कौन लोग अपोज में आ जाएंगे। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप कंबाइन टुगेदर, कभी कभी क्या होता है अलग अलग स्टेक होल्डर कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ इंटरप्राइज को सपोर्ट करते हैं और कुछ अपोज करते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट वहां पे प्रोडक्ट नहीं हो रहा, लाइक इस केस में सप्लायर का नहीं हो रहा जो दे रहा है प्लास्टिक वाली। ओनर्स का भी उस हद तक नहीं होगा, अगर उसको भाई अच्छा वाला पैसा नहीं मिलेगा, कस्टमर ज्यादा प्राइस नहीं पे करेगा उस पैकेजिंग के लिए, तो फिर हमें नुकसान ही है। भाई प्लास्टिक वाली कर लेते हैं, उसमें हमारे प्रॉफिट बन रहा था, अब हमने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कर दी, मेरे तो कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन कस्टमर तो उतना ही दे रहा जितना पहले दे रहा था, तो ओनर भी कहीं ना कहीं हेसिटेट कर जाएगा। तो मैनेजर मस्ट इवेलुएट पॉसिबल कोलिजन। तो मैं देख लूंगी, मतलब देख लूंगी कौन लोग हैं जो कोलिजन फॉर्म करेंगे,
कौन पॉजिटिव करेंगे कौन नेगेटिव करेंगे, और मैं अलर्ट हो जाऊंगी, क्योंकि ये कोलिजन जो है वो मुझे खतरा भी दे सकता है। और ये जो सपोर्ट है ना कि कभी कुछ आपके फेवर में कभी कोई आपके अगेंस्ट में, ये शिफ्ट करता रहता है। मतलब कोई डिसीजन लिया तो जिन 3 लोगों ने मुझे आज सपोर्ट किया, कल को मैंने दूसरा डिसीजन, वही 3 मेरे अपोज में भी हो सकते हैं। फिर लाइफ में भी होता होगा, आपने कॉमर्स चूज किया करोगे अगर, तो कुछ लोग होंगे जो आपके सपोर्ट में होंगे, ठीक है। वही लोग अगर आप साइंस चूज करते हो तो आपको अपोज कर देंगे, और वही लोग जो आपको यहाँ अपोज करें वो सपोर्ट कर देंगे। तो ये होता है कि डिपेंड करता है आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो। जिसमें जिसका हित है वो सपोर्ट करेगा, और जिसमें जिसका नहीं है वो आपको अपोज करने ही वाला है, शिफ्ट होगा। तो एसेसिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, अब हम समझेंगे कि मेरे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट क्या है। एवरी स्टेक होल्डर हैज डिफरेंट इंटरेस्ट, हर स्टेक होल्डर का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। ऑफ कोर्स शेयर होल्डर को मुझसे डिविडेंड चाहिए, एम्प्लॉयज को मुझसे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, कस्टमर को मुझसे फेयर गुड प्रोडक्ट फेयर प्राइस पे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड दीज इंटरेस्ट, मैनेजर देखो समझो कि क्या उसका इंटरेस्ट है, उसको समझो, और ये भी देखो कि कैसे उसको तुम फुलफिल भी कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन तुम उसकी नहीं पूरी कर पाओगे। तो मैंने देखा कि मेरे जो भी स्टेक होल्डर है, मैंने कस्टमर का इंटरेस्ट देखा कि उसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग चाहिए, गवर्नमेंट सही है वो सपोर्ट कर देगा, ठीक है। मैंने देखा मीडिया एनजीओ ये सब मुझे बहुत सपोर्ट करने वाली है, सोसाइटी करेगी, ओनर का थोड़ा बहुत आ रहा है, सप्लायर जो दे रहा था प्लास्टिक वाली वो अपोज कर रहा है। तो मैंने सबका इंटरेस्ट जो है वो एसेस कर लिया, किसका क्या इंटरेस्ट है मेरे बिजनेस में। उसके बाद मैंने देखा कि मैं उनकी उम्मीद पूरी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। देन मैंने जज किया स्टेक होल्डर की पावर को, क्योंकि डिसीजन लाइफ में कोई भी लो ना तो ये भी देखते हो कि जो सामने खड़ा है पोजीशन में उसके पास कितनी पावर है। अगर आपको लग रहा है भाई उसके पास बहुत पावर है और मैं वो डिसीजन अगर लेता हूं तो वो अगर मुझे अपोज किया तो बर्बाद है सब कुछ। और अगर मुझे लगता है मैं डिसीजन ले रहा हूं और जो अपोज कर उनके पास कोई इतना खास पावर है नहीं, तो फिर मुझे लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है, ले लेते हैं, उनको समझा देंगे, ठीक है। तो मैं स्टेक होल्डर की पावर को समझूंगी। अब स्टेक होल्डर की डिफरेंट लेवल ऑफ पावर होती है। जैसे शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर है, कस्टमर और सप्लायर और डीलर के पास इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि कस्टमर खरीदेगा तभी तो बिकेगा, सप्लायर सप्लाई देगा तभी तो बना पाओगे, और कस्टमर और डीलर्स वगैरह जो डील करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ही हो पाएगा। गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल पावर है, वो लॉ रूल्स रेगुलेशन बनाती है। तो मैं देखूंगी कि किसके पावर है, और जो भी मैं डिसीजन ले रही हूँ, मतलब जो भी मेरे पास सामने सिचुएशन है उसमें कौन स्ट्रॉन्गर है, किसके पास सबसे ज्यादा पावर है, और वो कौन पर्सन है जो बहुत स्ट्रॉन्गर है। जैसे कि मैंने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लिया ना, तो सबसे ज्यादा तो मुझे लगेगा यहाँ पे मेरा जो खरीदने वाला पर्सन है कस्टमर, उसको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो बंद ही हो जाएगा। मतलब तो मैंने देखा हाँ वो तो सपोर्ट में है। गवर्नमेंट अगर उसके अगेंस्ट जाऊंगी तो ऑफकोर्स बंद करवा देगा, पेनल्टी और क्लोज करवाएगा लॉ प्रोसीजर के थ्रू। तो मैंने देखा हाँ सेटिस्फाइड है, फर्क नहीं पड़ रहा। ओनर पैसा लगा रहा ओनर है, उस वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो मैंने देखा, मैंने रास्ते सोचा नहीं है सेटिस्फाइड, उसको लग रहा है कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो हो जाएगा अगर कस्टमर अच्छा प्राइस दे देगा, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के हिसाब से अगर वो अच्छे प्राइस दे देगा, मेरा ओनर मान जाएगा, क्योंकि उसको तो भाई लॉस है ना कि पैसा ना डूबे बस। डिसाइडिंग प्रायोरिटीज ऑफ स्टेक होल्डर, तो अब मैं क्या करूंगी, अलग अलग स्टेक होल्डर को अलग अलग प्रायोरिटी दे दूंगी, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर हर इशू में इक्वली इन्वॉल्व नहीं होते। लाइक इको फ्रेंडली पैकेजिंग में मेरे जो सरकार है उसको तो इंटरेस्ट है ज्यादा, कस्टमर बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होगा क्योंकि उसी के लिए बना रहे हैं, सप्लायर का भी रोल है क्योंकि वो सप्लाई देगा, मीडिया का उतना कोई खास नहीं है, हाँ कवरेज दे देगी बढ़िया है, और एनजीओ या इन सब का कोई उतना इनको आपके इस डिसीजन से फर्क नहीं पड़ता, कर रहे हो तो ठीक है कर देंगे कवरेज, अदरवाइज नहीं। बट सरकार है, गवर्नमेंट है, ये सब आपकी प्रायोरिटी पे है, क्योंकि अगर इन्होंने अपोज करा आपको तो आपका बिजनेस बंद होने की कगार में आ जाएगा। तो मैं इनको प्रायोरिटी वाइज सेट कर लूंगी कि कौन मेरी किस प्रायोरिटी पे है और क्या वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैनेजर मस्ट सेट प्रायोरिटीज केयरफुली, इशू बाय इशू, एंड हैंडल स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली, और मुझे उसी हिसाब से इनकी एक्सपेक्टेशन को क्या करना है, फुलफिल करना है। जैसे सरकार की एक्सपेक्टेशन है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बना रहे हो, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट बच जाना, तो मैं वो फुलफिल कर रही हूँ। कस्टमर सेटिस्फाइड है, इको फ्रेंडली दे रहे हो, अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, वो खुश है, कर दिया। सप्लायर हाँ वो निराश होगा, बट अगर हमने उससे डीलिंग कर ली कि आप इको फ्रेंडली बनाओ, हम समय दे रहे हैं, देन हम आपसे ही खरीदेंगे, तो वो भी मान जाएगा। और
मीडिया, एनजीओ, ऑफ कोर्स इनका कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं है आपके इस इश्यू में, बट हाँ अगर अच्छा करते हो तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगी, आपकी अच्छी इमेज बना देंगी सोसाइटी में। तो हमने देखा कि हमने स्टेक होल्डर की प्रायोरिटीज वगैरह डिसाइड कर ली कि किसको हमसे क्या चाहिए। तो यही है स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने जो भी कर लिया। हमने स्टेक होल्डर के बारे में समझा कि ये ग्रुप है जिनका इंटरेस्ट या स्टेक होता है हमारे बिजनेस में। शेयर होल्डर को समझा कि एक स्टेक होल्डर का टाइप है, क्योंकि स्टेक होल्डर तो बहुत सारे हैं। कस्टमर भी स्टेक होल्डर, कस्टमर आर ऑल्सो कंसिडर्ड टाइप ऑफ स्टेक होल्डर इन द ब्रॉडर सेंस में बात करें, मतलब मनी को अगर ना जोड़ें तो हाँ कस्टमर भी आपका स्टेक होल्डर है। इंटरनल स्टेक होल्डर देखा मैंने, शेयर होल्डर, मैनेजर, वर्कर जो अंदर से इन्वॉल्व हैं। एक्सटर्नल देख लिया, क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट जो बाहर से इन्वॉल्व है। और एवरी स्टेक होल्डर की कुछ उम्मीदें होती हैं बिजनेस से, जिससे हमें समझना होगा कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और उसी तरीके से हमें चीज़ों को करना होगा। जैसे हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा ना कि हमने स्टेप्स करे स्टेक होल्डर को एनालाइज करने में। पहले कौन है उसको समझा, उनकी क्या मतलब कैसे जुड़े हैं, क्या रिलेशन है बिजनेस के साथ, ठीक है उसको समझा, क्या वो चाह रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन कैसे है, उनकी क्या प्रायोरिटी है, क्या पावर है। उस हिसाब से मैंने अपना डिसीजन लिया कि कैसे मैं, मान लो किसी के पास पावर ज़्यादा है तो वो भाई इन्फ्लुएंस तो करेंगे मेरे डिसीजन को अच्छे लेवल पे जाके, तो कैसे मैं उनको सेटिस्फाई करूं, कैसे मैं मनाऊं, क्योंकि हमें किसी की भी नीड या उम्मीदों को इग्नोर नहीं करना है, बट जो टॉप प्रायोरिटीज हैं उनको हमें सेटिस्फाई करने पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो लो है उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको समझा बुझा देना है, बट अपना डिसीजन नहीं बदलना है, क्योंकि उनके पास उतनी पावर नहीं कि आपके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट डाल दे। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया चैप्टर 1 को। नेक्स्ट में हम चैप्टर 2 को भी कवर करेंगे, और आपको क्या फीडबैक लगा आप वो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको पसंद आया है ये चैप्टर, ये कंटेंट डिलीवरी या कोई भी सजेशन, उसे कमेंट में बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।